आप सभी विद्यार्थियों को आज का यानी कि कितना है आज 3 दिसंबर का सुप्रभात आप लोगों को। तो अब हम आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं आज का चैप्टर। लाइव कहाँ आए हैं? लाइव आया था सर, ये अभी के हैं क्या क्या? यस। तो हम करते हैं शुरुआत 3 दिसंबर का। जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। स्टॉप योर खिखी खिखी। चलिए आप लोग पढ़ते चलिएगा। जन्म है ये, स्थान निधन, अंग्रेजी से कौन सा विश्वविद्यालय। फिर 41 में इन्होंने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके बाद लौटे तो वही शिक्षा सचिव जो के पाठक अभी कुछ समय पहले बने हुए थे। हाँ, दूसरा विभाग हो गया उनका। 1944 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1944 में बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव की शुरुआत कराने का श्रेय जाता है जगदीश चंद्र माथुर को। इन्होंने बीजारोपण किया था। ऋतिक, जब हम पढ़ा रहे हैं साहित्य तो फिर तुमको ग्रामर के बारे में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? हम पढ़ा रहे हैं ना, हमको पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ते रहो। हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑल इंडिया रेडियो में ये महानिदेशक के पद पर काम किए हैं। बोलते रहिए। फिर ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, जैसे रेल मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, हैं? वैसे ये भी एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय में ये हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर ये विजिटिंग फेलो का मतलब जा जाकर कभी कभी क्लास लेने का काम इन्होंने किया। के अतिरिक्त ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों से भी जुड़े रहे। बोलिए हाँ। इनको सम्मान मिला, विद्या वारिधि की उपाधि से इनको विभूषित किया गया, नवाजा गया, उर्दू में विभूषित किया गया। कालिदास अवार्ड इनको मिला। बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया। ये इनके सम्मान है, ये इनकी कृतियां हैं जिनके नाम आपको याद करना है। हम भाई पढ़ेंगे तो पढ़ने से तो याद होने वाला है। आपको पढ़ना होगा। इनकी एकांकी है मेरी बांसुरी सुरी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन बैंक नहीं ताकते हैं बाबू, तो ताकिए, नहीं तो वो नहीं ताकेगा आपकी ओर, तो पता चलेगा 40 नंबर पे सिमट गया हिंदी। शिकायत डायरेक्ट मनोज सर। ये नहीं कहिएगा कि ना हम ताके नहीं थे। यही है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। नाम है इसमें, देख रहे हो, बोलते क्षण है। 1 अंक का नाटक। अभी अभी तो मैरिज प्रपोजल पढ़कर आए। वो भी तो 1 एक्ट प्ले था। अंग्रेजी का 1 एक्ट प्ले, हिंदी का 1 अंक। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक भी थे, नाटककार भी थे, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक भी थे। शिक्षा सचिव बने तो प्रशासक ही हैं, प्रशासनिक कार्य इन्होंने किया। आते ही इनका लिखा हुआ ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। इसके विषय में जान लीजिए कि हिंदी विद्या के अंतर्गत ओ सदा नीरा को यात्रा वृत्तांत कहा जाएगा। यह 1 अंक का प्रश्न है, आ जाएगा परीक्षा में कि ओ सदा नीरा हिंदी के किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो इसको आप कहेंगे यात्रा वृत्तांत। अब आप हमसे पूछिए कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो आपने अंग्रेजी में एक पाठ पढ़ा था, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज।
वो ये अंग्रेजी में क्या था? ट्रैवलग था। अंग्रेजी का ट्रैवलग, हिंदी का यात्रा वृतांत। जब लेखक अपने यात्रा के अनुभव के आधार पर कुछ लिखता है तो उसी को कहते हैं यात्रा वृतांत। तो इन्होंने बिहार की यात्रा करी, चंपारण की यात्रा करी। तो चंपारण में जिन जिन चीज़ों को देखा, बड़ी ही प्रभावशाली तरीके से लिखा हुआ है। ये हिंदी है लेकिन अंग्रेजी से कठिन लगेगा इसके वाक्य, सोचिए। लेकिन लिखा गया है इतना सजाकर, मतलब वाकई में इनकी हिंदी की पकड़ इतनी अच्छी है, वाक्य इतना सुंदर गढ़े हैं कि समझाना चाहते हैं नदी के विषय में तो बात करते हैं शिशु का, समझाना शिशु समझाना चाहते हैं वन के विषय में तो बात करेंगे एकदम हमारे जीवन की सजावट का, मूर्ति की तुलना पेड़ से करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है और इसीलिए शब्द और वाक्य थोड़े कठिन हो जाते हैं, विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल होती है। फिलहाल हम हैं, प्रयास करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। यहीं से प्रारंभ हो गया, पहला वाक्य खत्म। मतलब समझाइए। ला, सब चुप हो गए। तो क्या पुरानी और नई का मतलब क्या? पुराना और नया है? हाँ, इसका मतलब यह है कि वहाँ के जो निवासी हैं, कुछ ऐसे भी निवासी हैं जो बहुत पुराने बसे हुए हैं और कुछ ऐसे भी निवासी हैं जो अब जाकर वहाँ, तो यहीं से समझने की शुरुआत। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानो शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा। मतलब हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानो शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहे। मतलब तल मतलब निचला हिस्सा। ठीक है। हाँ ठीक है, इतना भी काफ़ी है। अब हम दिखाते हैं आपको। हिमालय की तलहटी में, हिमालय के एकदम निचले पायदान पर जंगलों की, यानी कि वहाँ पर जंगल है और जंगल की गोदी से उतारकर मानव यानी कि इंसान इस धरती को, जिसका शैशव सुलभ अंग है और मुस्कान वाली है, इस धरती को ये मानो इस धरती को ऐसे ठुमक ठुमक कर चलना सिखा। मतलब जरा समझना, हिमालय की तलहटी में जंगल के रास्तों को काटते हुए मनुष्य ने भूमि को समतल बनाया है और वो समतल जैसे तैसे बना है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अगर ऊपर ड्रोन से शूटिंग किया जाए तो जंगल से कटता हुआ आपको रास्ता दिखाई देगा जो कि खेती के योग्य बनाया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जंगल की गोदी में जो धरती विराजमान थी उसको उतार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक शिशु अपने माँ के गोद में है और उस शिशु को, जिसका अंग एकदम सुलभ है, कोमल है, मुलायम है, और उसको नीचे उतारा जाएगा तो जब वो चलना शुरू करेगा तो वो ठुमक ठुमक कर चलेगा। अर्थात जिधर भार ज्यादा पड़ेगा उधर ही वो डगरेगा। मतलब उसकी कोई स्ट्रेट निर्धारित जो पथ होगा वो निर्धारित पथ पर नहीं चल सकता, वो ठुमक ठुमक कर चलेगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर के ड्रोन के कैमरे से देखेंगे तो धरती ठुमक ठुमक कर चल रही है। अब यो नहीं गया, अब न गया तो भाड़ में जाओ, तू लोग सब पढ़ने का डिजर्व नहीं करता। हिमालय की तलहटी से जंगल की गोदी से उतारकर धरती को इंसान ने ऐसे उतारा है
मानो कि धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके का कोई वीडियो देखना, लोग रास्ते बनाए होते हैं, खेत बनाए होते हैं, जहाँ मिला, जैसे पहाड़ इतना दूर समतल मिला, काट दिया गया, वहाँ पर खेती होने लगी, मिट्टी मिला उपजाऊ, खेती शुरू हो गई। ओके, आगे। नए खेत, नए पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते। मतलब समझाओ। नए नए खेत है वहां पर, यानी कि खेत वहां नहीं थे, वहां जंगल थे, अब वहां नए खेत है। बोलो, नई नई पैदावारें वहां पर निकल कर आ रही हैं। और बीच बीच में जाइएगा तो आपको पलाश दिखेगा, आपको साल दिखेगा, या इसी प्रकार के अन्य जंगली वृक्ष दिखेंगे। और उसके कुछ वृक्ष अभी भी नजर आएंगे, लेकिन वो कुछ वृक्ष जो नजर आएंगे ऐसा प्रतीत होगा कि ये भटकी सी पाते, भटकी हुई है। मतलब जंगलों से भटक गया है, जंगल तो सब कटा गया, लेकिन बीच में अभी भी जाएंगे तो 10 गो पेड़ वहां पर बेचारा भटका हुआ है, मेरा दोस्तवा कहाँ गया, नहीं बुझाएंगे। वो तो थे बहुत ज्यादा, लेकिन काटा गया। बीच बीच में कुछ पेड़ अभी भी बचे हुए हैं। तो ये दृश्य वहां का वर्णन हो रहा है चंपारण का। रास्ते ऐसे दिखेंगे, खेत ऐसे दिखेंगे मानो कि कोई बच्चा ठुमक ठुमक कर चल रहा हो। खेत दिखेंगे, पैदावार दिखेंगे, और बीच में कुछ ऐसे पेड़ दिखेंगे जो ऐसा लगेगा अपने जंगल से भटक कर वहां पर आया हुआ है। चलो, दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहतवसना कर दिया है। एक एक वाक्य चल रहा है, देख लो। दूर दूर तक समतल भूमि कर दिया। अभी तो मैं कह रहा था कि जहां पर समतल मिल गया उसको बराबर करके खेती शुरू हो गई, और उस भूमि पर चल रही है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की उंगलियां हैं, यानी कि उसके जो हल है वो आतुर है, मतलब व्याकुल है, बेचैन है, रेस्टलेस, और वो धरती का परिहत वसना कर रही है। परिहत वसना करना का मतलब निर्वस्त्र कर रही है, और धरती का वस्त्र है घास, और जब ट्रैक्टर अपनी उंगलियों को चलाता है तो उस घास को हटाते जाता है, यानी कि परिहत वसना कर दिया है। नहीं गया? कितना बढ़िया से बता रहे हैं। जो पगला घास को उखाड़ने के लिए देखो वर्ड कौन सा यूज करे। साधारण लेखक होता तो कहता कि ट्रैक्टर चल रहा है और घास उखड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि धरती का परिहत वसना किया जा रहा है। नदियों के रास्ते इतने भूमि को समतल करके खेती कर दिया गया कि वो नदियां जो विशाल हुआ करती थी, उसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ करता था, चौड़ाई बड़ी हुई करती थी। अब वो नदियां, लोगों ने वो वहाँ अपना घर बना लिया, अपना खेत बना लिया, और वो नदियां वैसी ही सिकुड़ गई है जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल को आती है तो अपने शरीर को समेट कर सिकुड़ कर छोटा कर लेती है, वैसे लज्जा से सिकुड़ी हुई है। लेकिन वो लज्जा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और लाज में जब हम आते हैं तो छोटे हो जाते हैं क्योंकि हम सिकुड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। नदी की वो धाराएं जो कभी वन श्री के ढके वक्ष स्थल पर, वन श्री मतलब जंगल, और जंगल का वक्ष स्थल ढका रहता था, क्योंकि जंगल के वक्ष स्थल पर हृदय पर पानी बहा करता था, क्योंकि नदियों का जो जगह था वो जंगलों तक था, जंगलों से होकर नदियां बहा करती थी। अब वो जितनी भी नदियां जो जंगलों तक बहा करती थी, अब ऐसा लगता है कि बलुई मिट्टी के पास अपने डगर को खो बैठी है, रास्ते को भटक गई है। अब वे किलकती नहीं है, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, कलेऊ देती काल को। अभी अभी हम पढ़ा कर आ रहे हैं, हमने भूषण वाली कविता पढ़ाई, अंतिम लाइन में लिखा हुआ था कालिका सी किलकी, किलकी कालिका की तरह किलकते हुए काल को कलेवा लेकर जा रही है तलवार। तो किलकते हुए का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक है। तो अब वे किलकती नहीं,
अब वे खुश नहीं है, किलक नहीं रही है। कौन? नदियां। यस। अब वे क्या हैं? लाज से गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, धीरे धीरे लाज में। वो जो धाराएं बहा करती थी, पूरी फ्लो में बहा करती थी, अब वो धीरे धीरे सरकती है। या अगर बरसात के दिन आ जाए तो बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। देखो यहाँ पर नदी जब बाढ़ का सहारा पा लेती है तो उसका वर्णन यहाँ पर उन्मत्त यौवना वीरांगना के प्रचंड नर्तन से किया जा रहा है। जो यौवन से उन्मत्त है स्त्री, जो कि युवा अवस्था में है, उसका यौवन, उसका शरीर एकदम अभी विकसित हुआ है, और जब वो अपने फुल एनर्जी से जो डांस करती है, जो नृत्य करती है पूरी ऊर्जा के साथ, वैसा नृत्य करती है ये नदियाँ जब इनको सहारा मिल जाता है बरसात। बरसात के पहले तो निस्पंद सरक रही है, हैं? और जैसे ही बरसात हुआ, सहारा मिला, पानी का फ्लो आया, अब डांस करेगी। अब आ जाओ इसके सामने। ये वो वीरांगना है जो यौवन से भरी हुई है। आगे आइएगा तो हाथ में जब तनक धिनक तनक मारेगी कि नाक से बुबुन फूट जाएगा। हट जाइए यहाँ से, नहीं तो घायल हो जाइएगा। मसान, सिकराना, पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया। ललकारती है ये नदियाँ। क्या है मानव? है तेरे अंदर पौरुष? तो जैसे ये वीरांगना कर रही है कि है पुरुष, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो मैं तक दिनादिन कर रही हूँ, तुम आके देख लो। जो हाथ वो निकाल रही है, जहाँ इधर खड़ा हुए तो कटा गया एक प्रहार में। तो वैसे ही ये मसान, ये सिकराना, ये पंडई नदियां हैं, इन्होंने फैलाया है अपनी भुजाओं को और ललकार रही है मानव के पौरुष को, मर्द की मर्दानगी को। ऐसे समझो, इन इंसानों के मर्दानगी को ललकार रही है कि अब है अगर हिम्मत तो आ जाओ, क्योंकि तुम वो हो जिन्होंने मेरा निर्वसन किया, मुझे भगाया है, मेरे ज़मीन को छीना है, हैं? क्योंकि जहाँ नदियाँ हुआ करती थी वहाँ लोगों ने अपने आशियाने बना रखे, वहाँ लोगों ने खेत बना रखे। तो नदियों का ज़मीन छीनोगे तो कैसे रोडों पे देख रहे हो कि दुकान होने हैं और दुकान का अगवा आधा कट्ठा छेका हुआ है, अतिक्रमण जिसे कहते हैं। तो सरकार एक बार खिसियाता है तो बुलडोजर भिजवाता है, मैं तुरो, टेंट हटाओ, बोर्ड उखाड़ो, सीढ़ी तुरो, और जा कर जाएगा। पीछे से वो टूटते जाता है, आगे से टूटते, पीछे से लोग बनाते जाते हैं। लेकिन ये भी अतिक्रमण है नदियों के जगह पर जो हम लोगों ने अपना घर बना रखा। लेकिन ये सरकार नहीं है कि अब इसके सामने आकर थोड़ा सा फलाना सरकार मुर्दाबाद मुर्दा, अब ये आ गई है अपना ज़मीन छीनने के लिए। गंडक न गंगा बाढ़ आ गया है, आके अगवा खड़े हो जाओ, कहो कि गंगा अब गंडक है मुर्दाबाद, कह के आओ आओ दिखा रहे हैं मुर्दा कौन हो रहा है। जो ऐसे नारा लगाना है वो गया, ले चल साथे चल। तो ये जब अतिक्रमण अपना छीनना शुरू करती है तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाती। अभी आपने वीडियो देखा, कई सारे घर के घर चले गए, इतने 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग जिस पर इंसान को नाज है। जब गंगा ने अपने रौद्र रूप को दिखाया, जब कोशी ने अपने रौद्र रूप को दिखाया, जब गंडक ने अपने रौद्र रूप को दिखाया, तो उनका वजूद एक चींटी के समान नहीं दिखा। एक बार जो गया ना तो दिखा तक नहीं, वो गया कहाँ, इतनी अथाह गहराई में लेकर चली गई, अपने ज़मीन को फिर छीन लिया। अब जहाँ वहाँ मकान था वहाँ पानी है अब, यानी कि वो इसी की ज़मीन है। इंसान को बीच बीच में ये नदियाँ याद दिलाती रहती है कि तुमने मेरे जगह पर कब्जा जमा रखा है, और जब मेरा मन कर दे तब मैं इसको छीन लूँगी। और छीन लिया इसने। 62 में जो बाढ़ आई थी, 1962 में, तो कह रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर ने कि 62 के बाढ़ का दृश्य जिसने भी देखा उनको रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। जिसने 62 के गंडक में जो बाढ़ आई, वो विकराल बाढ़, इस बाढ़ को देखने के बाद रामचरितमानस की कथा के अनुसार जब कैकेयी अपने रौद्र रूप में आती है राजा दशरथ
से नाराज होकर कोप भवन में जाती है तो वो जो क्रोध का बाढ़, क्रोध का नदी कैकेयी के चेहरे पर दिखाई दिया था, बिल्कुल वही रौद्र रूप पकड़ा हुआ था इस नदी ने 1962 में। देख लो, नदी के क्रोध की तुलना कैकेयी के क्रोध से किया जा रहा है। ये लिखने की क्षमता है। नहीं तो ये अगर इतना शानदार नहीं लिखा होता तो साधारण भाषा में लिखा होता तो मजा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन लिखने वाले की शक्ति, सोच कहाँ तक है। प्रचंड नृत्य करवा रहे थे अभी, उन्मत्त यौना वीरांगना का चर्चा था। उन्मत्त यौना, जिसका यौवन एकदम अपने परम चढ़ाई पर चढ़ा हुआ, वो स्त्री, वो वीरांगना कहो। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो, पढ़ो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, ये नदियां संयमित थी। संयमित का मतलब पेशेंस था, धैर्य था। ये नदियां धैर्य रखती थी। बोलो, 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए इन्हीं नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से निकलते थे, जो पटना है, और वहां से निकल कर जाते थे मल्लों को उपदेश देने, मौर्यों को उपदेश देने, शाक्यों को उपदेश देने। इसी नदी के किनारे किनारे जाते थे। तब ये नदियां इतनी उफान पर नहीं चलती थी, ये नदियां संयम में बहा करती थी। और इसके संयम में बहने का कारण ये था कि भगवान ने नदी को जो जमीन रजिस्ट्री किया था, उस रजिस्ट्री पर किसी और ने अतिक्रमण, जब तक मेरे जमीन पर तुम हक नहीं जताओगे तब तक मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है। लेकिन मेरे घर में आके ही जैसे घेर दो, कहो कि हई हमार क्लास, तब तो हम अपना रौद्र रूप दिखाएंगे ना भाई। नहीं समझा? तो नदियां संयमित थी, कोई उसका जमीन नहीं छीन रहा था। अब हम छीनते हैं तो खिसिया रही है, तो उसका क्या कसूर। तो कह रहे हैं कि नदी बहुत मतलब अत्याचार करिए, प्रकृति विनाश करे। काहे खातिर प्रकृति विनाश कर, हम लोग किए हैं, उसका तो वो तो बदला ले रहा है। ये जो भी है बदला है, और प्रकृति से आप ही बच जाइएगा। इंसान है वो कि आप दबा दीजिएगा। प्रकृति से शक्तिशाली कौन? एक बार कतनो 20 तला 40 तला बिल्डिंग बना के मैं बैलेंस गड़बड़ा रहे हो ना धरती का, धरती एक खाली में मेंटेन कर लेती है। खाली 30 सेकेंड हिलेगी है इसे, देखो सब मेंटेन हो जाता है। जेने जेने ज़्यादा है आ जाओ नीचे आओ, ढेर हो गया था जहाँ, हटाओ मलबा हटाओ, मेंटेन। तो प्रकृति से कौन जीतेगा जी? इसे जीत पाओगे आप? अच्छा ये बताओ कि ये गौतम बुद्ध नदी के किनारे किनारे ही क्यों जाया करते थे? बाबू, पहले गूगल मैप नहीं था कि पता चले कि फलानवा गांव कहाँ है, हैं? पहले रास्ता लोग नदी से ही पूछते थे, और नदी ही बताती थी कि तुमको जाना कहाँ है। नदी जैसे जैसे चलती थी वैसे वैसे चलते जाओ, उस गांव में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। पूछो कैसे? क्योंकि जितने भी गांव बने थे सब नदियों के किनारे बने थे। बिना नदी के किनारे गांव था ही नहीं, डुमराव था ही नहीं, बक्सर था केवल। क्योंकि बक्सर गंगा के किनारे है, क्योंकि लोगों ने गांव वही बसाया जहां पर नदी है, क्योंकि पीने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो जितने भी गांव बसे सब नदियों के किनारे बसे। तो जहां भी जाना था, जिस राजा के राज्य में जाना था, वहां नदी ही है, तो नदी पकड़ लो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 4 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन यात्रा के पश्चात आप उस राज्य में पहुंच जाओ। इसीलिए नदियों के किनारे किनारे जाया करते थे। लेकिन ये उस समय की बात है, तब ये जंगल भी था ना वो, और वृक्ष की जो जड़ें थी ना इतनी मोटी मोटी थी कि पानी उसमें रुका रहता था। पानी बहना चाहता था, लेकिन इतनी 50,000 पेड़ है, अब पानी बहेगा तो 50,000 सैनिक न खड़े हैं जी, हैं? मारता था पानी फ्लो, लेकिन जाकर मोटे जड़ों से टकरा कर धैर्य धैर्य रोकने वाला था। आराम से बहो। तो ये तब की बातें हैं, वृक्ष की जड़ों में रुका रहता था। बाढ़ आती थी लेकिन इतनी प्रचंड, अब तो रोक टोक ही खत्म ना। पानी बढ़ेगा ना तो सीधा उसकी मुलाकात किससे होनी है? शहरों से होनी है, गांवों से होनी है, हैं?
और जितना भी शहर और गांव है वहाँ मकान है, और मकान पेड़ नहीं है, उसकी जड़ें कितना ज़्यादा होगा, 6 फीट का पिलर पाइलिंग किया होगा, नहीं तो 9 फीट का, नहीं तो 12 फीट का। 6 और 9 12 फीट को कबाड़ते हुए नदी को टाइम लगेगा। तनी सा मिट्टी हटाई, पिलर दिख गया, चल। ऐसा ही ना होता है। जमीनिया से मट्टी ना हटाएगी नदी, मट्टी हटाएगी तो नीचे का पाइलिंग जो जमीन में किया गया है ना वो काट। और वृक्ष की जड़ें प्राकृतिक नेचुरली भीतर नेचुरली अंदर जाते रहता है, कई लेयर में होता है, कई सारी उसका बहुत दूर तक क्षेत्रफल होता है। एक थोड़ा डगमगाया तो दूसरा घबराना नहीं है, हम हैं, उसने राइट रखा। ऐजा हमारा पिलर गया ऐसे सीधा, अनेक जगह का मिट्टी खत्म, कहानी खत्म। इसीलिए है ये। तब रोकता था, बाढ़ आती थी, इतनी प्रचंड नहीं आती थी। 600-700 साल में ये जो महावन है, विशाल जंगल जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, कटता चला गया, कटता चला गया। इतना काटा गया इसको, ठीक वैसे ही जैसे कि अनगिनत मूर्तियों का भंजन होता गया। जिस प्रकार से विदेशी जो आए यहाँ पर और भारत के सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार करी, मूर्तियाँ तोड़ी, मंदिरों को तोड़ा, तो उन जो मूर्तियों का भंजन हुआ, ठीक उसी प्रकार से ये महावन को काटा गया। तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि वन भी प्रकृति देवी है, और इसकी प्रतिमाएं हैं वृक्ष। बोलो, वन प्रकृति, वन श्री की प्रतिमाएं हैं। ये जितना भी वृक्ष है ना, ये क्या है? प्रतिमा है। अगर आप वृक्ष काट रहे हो मतलब कि आप प्रतिमा तोड़ रहे हो। जैसे कोई मूर्ति तोड़ा गया, वैसे ही ये वृक्ष काटा गया। तो मूर्ति तोड़ने को आप पाप कह रहे हो, लेकिन वृक्ष काटने को आप पाप नहीं कह रहे हो। तो यहाँ पर धरती पर 2 प्रकार के मानव है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 5 अंक का प्रश्न है ये, परीक्षा में कई बार आया है। ये सब प्रसंग व्याख्या करना होगा। 2 प्रकार के मानव, चलो पहला वसुंधरा का भोग करने वाला मानव। वसुंधरा मतलब धरती, धरती जो कि भगवान ने यहाँ पर तमाम चीजें दे रखी है, और जो चीजें दे रखी है, इंसान क्या कह रहा है कि ऊपर वाला ने सब हमारे लिए ही न बनाया है, तो हम इसको भोग करेंगे। बनाया है आपके लिए, लेकिन सब आपके लिए ही नहीं बनाया है। घर बना है आपके लिए रहने के लिए, लेकिन तुम ये सोच रहे कि घर में मेरे लिए बना है, तो ईटवा तोड़ देते हैं, हम ईटवा बेच देते हैं। तो जब ईटवे तोड़ रहा है तो घरवा तुम्हारे लिए बना है, तो घर में नहीं रहेगा तो तुम कैसे रहेगा? अभी वो नहीं बुझाया। ये लोग वसुंधरा भोगी है, प्रकृति में मौजूद हर चीज का भोग कर रहे हैं। तुम चाहे वसुंधरा भोगी हो, चाहे तुम धर्म के नाम पर अंधे हो। धर्म के नाम पर जो अंधा है वो मूर्तियों को तोड़ रहा है, और वसुंधरा जो भोगी है वो पेड़ों को काट रहा है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर अंधे होकर मूर्ति तोड़ रहे हो और अपने जीवन में भोग करने के लिए वृक्ष काट रहे हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। नहीं समझे क्या? दोनों इस सृष्टि के लिए सर्वनाश लेकर आ रहे हैं, जो वसुंधरा का भोग करने वाले हैं। वसुंधरा के भोग का मैंने बड़ा अच्छा समझाया तो लोग अभी कि बाप ने बेटे को घर बना कर दिया। अब बेटा कह रहा है कि बाबूजी हमनिए खातिर नो घर बनैले रहले, तो अब वो क्या कर रहा है कि हमारे नु हम चलो पंखवा बेच के बेरा खाएंगे, बाबूजी हमारे खातिर नु दिले बने। तो जब बाबूजी ने तुमको ये बना कर दिया, तो तुमको ये भी जिम्मेदारी दी कि जैसा मैंने रखा था उससे तुम बेहतर करो, ताकि तुम्हारा अगला जनरेशन फिर इसी में रहे। अब तू खोखला कर रहा है, यानी कि तुम ये सोच ही नहीं रहा कि इसी घर में फिर मेरा बेटा, फिर बेटा का बेटा, फिर बेटा का बेटा रहने वाला है। नहीं बुझ रहा है? तो ये धरती भी हमारा घर है और हम इसको खोखला करते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, फिर उनके पूर्वजों ने, फिर उनके पूर्वजों, अब हम, फिर हमारा अगला जनरेशन। कोई ये नहीं सोच रहा है कि एक पीढ़ी ऐसी भी आएगी जब यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं बचा होगा। वसुंधरा का भोग करने के लिए नहीं बना है, कुछ ऐसे बना है कि घर में रहो लेकिन घर को भी रखो,
घर को ही न रख के तुम रहोगे कैसे? तुम रहो, घर भी रहे तो तुम रहो, ताकि अगली पीढ़ी फिर यहीं पर रहे। तुम लोगों के लेवल से बढ़ के बात कर रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं ना तुम लोगों का लेवल पार कर गए। वसुंधरा भोगी समझा रहे थे तुम लोग को। एक कहानी सुन रखी है जगदीश चंद्र माथुर ने, 12वीं सदी की बात है। लगभग 300 वर्ष तक इस जगह पर कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा थे नान्यदेव, और ये नान्यदेव दक्षिण के रहने वाले चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति थे। कौन? और ये दक्षिण के हैं विक्रमादित्य, इन्हीं के सेनापति थे नान्यदेव। ये लौट रहे थे नेपाल और मिथिला पर विजय प्राप्त करके, और नेपाल और बिहार सटे हुए ही हिमालय की तलहटी में बहुत हद तक मिलता जुलता है, इसीलिए नेपाल में भूकंप आया था तो हम लोग भी हिल गए थे, हैं? क्योंकि हम लोग भी उसी से कनेक्टेड है। तो जब ये यात्रा पर लौटे थे बाबू, बोलो, तो इनको ये जगह बड़ा पसंद आया, फिर यहीं पर नान्यदेव रह गए। इस प्रकार से देखें तो बिहार के चंपारण में बहुत दूर के दक्षिण का खून भी मिला हुआ है। बिहार के चंपारण में दक्षिण का रक्त मिला हुआ है। तो बोलो हाँ। और हमारी जो संस्कृति है चंपारण की, बोलते रहो, इस संस्कृति, हमारे प्रदेश की संस्कृति का यह बहुत बड़ा निधि है। निधि मतलब धन है। यहाँ दक्षिण का रक्त मिला हुआ है। कितने लोग हैं जो इतिहास के किमियाई प्रक्रिया तुम जानती हो बुचिया, गुनगुन, हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तुम्हारा एक विशेष बात बताएं, तुम नहीं भी होती हो तो पूरी कोशिश कर रही होती कि सर जी को पता ना लगने दे के जहाँ है नहीं है, तो लगभग कोशिश आता है, लेकिन चेहरा तो चेहरे है। यार आपको याद होना चाहिए कि जिंदगी का हर एक पहलू हमारे चेहरे से बयां होता है। अभी 4-5 रोज पहले मैं बहुत टेंशन में था, मैं पूरी कोशिश करके भी आप लोगों के साथ पूरी एनर्जी के साथ बोल नहीं पा रहा था। मेरा पिछला क्लास देखोगे 2-3 दिन पहले का, तो लगेगा कि उसमें पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का टेक्निक काफ़ी हद तक लो लेवल का था। आज की वीडियो देखोगे तो कंट्रास्ट नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिल को सुकून है कि अपनी माँ के लिए जो हम चिंतित थे, थोड़ा सा ऐसा आशा है कि इम्प्रूवमेंट है, तो थोड़ा सा फिर हम अपने पुराने रंगत में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग परिचित हैं चंपारण के इस किमियाई प्रक्रिया से? किमियाई का मतलब होता है केमिकल मिश्रित। ये जो प्रक्रिया है जो चंपारण में आई, इस प्रक्रिया से बहुत लोग परिचित नहीं है कि इस चंपारण में दक्षिण का रक्त भी मिला हुआ है। हाँ करते रहो। कर्नाट वंश के राजा थे हरि सिंह देव, इन पर आक्रमण हो गया था। विदेशी आक्रमणकारी, मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया, इनको मुकाबला करना पड़ा। इसके पास विशाल आक्रमणकारी सेना थी जो जंगल के किनारे आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि राजा हरि सिंह देव तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े जंगल का सामना करना था, बहुत विशाल जंगल। हरि सिंह देव ने जो दुर्ग बनाया था, दुर्ग मतलब किला, जो महल बनाया था, बोलते रहो, जंगल की गहराई में निश्चिंत छुपा हुआ था। जैसे कि एक चिड़िया के बच्चे जो अंडे से चूजे निकलते हैं, तो वो पूरी तरीके से निश्चिंत होते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने इतना अच्छा घोंसला बना रखा है कि बाहरी की दुनिया से उसको बचा के रखा है कि कोई दूसरा जानवर या पक्षी इस पर आक्रमण न करे। तो वह दुर्ग एक घोंसला था, जंगल के अंदर छुपा हुआ था। घना वन था उसके सामने, और वो घना वन ही उस दुर्ग को बचाने के लिए मजबूत और मोटी प्राचीरों से भी अधिक काम करता था। प्राचीरें उतनी काम नहीं करेंगे। प्राचीर का मतलब कल भी बताया था, दीवार क्या बचाएगी किसी किला को जितना कि ये बचा रही थी। कौन? राजा हरि सिंह देव के किला को भेदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सामने बहुत बड़ा जंगल था। तो दुर्भेद था, भेदना कठिन था। जिसको भेदना कठिन हो दुर्भेद होता है। कहो हाँ। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने घोड़े से उतरा, तलवार निकाली और वट का एक वृक्ष था, विशाल वीटप का वृक्ष था, उस पर प्रहार किया।
प्रहार किया, तने पर पेड़ को काट डाला। उसके एक प्रहार ने उसके हजारों सैनिकों को ये आगाह कर दिया कि पेड़ को काटा जाए, क्योंकि किले तक पहुंचना था और मुनासिब नहीं था, क्योंकि रास्ता नहीं था। आप जंगले में जिंदगी भर खो जाओगे, किले तक नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा बनाया गया था। तो पहुंचते पहुंचते सेना भूखे मर जाती। तो रास्ता बनाने की शुरुआत हुई, हजारों तलवारें टूट पड़ी, सैनिक एकदम बिजली की तरह टूट पड़े, लगे काटने, काटते काटते कई हजार पेड़ काट दिया गया। देखते ही देखते जंगल के बीच से रास्ता खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, और राजा हरि सिंह देव अपना घोंसला खो बैठे जो बचा के रखे थे। अंततः उन्हें अपने राज्य को छोड़कर नेपाल भागना पड़ा। तब शुरू हुआ था इस जंगल के कटने की परंपरा, और आज तक चलती आ रही है, कटा रहा है आज भी। यानी कि तुगलक काट कर चला गया, तुगलक आज भी मौजूद है, वो हम लोग हैं। हम लोग मतलब वसुंधरा भोगी मानो, जिसको चाहिए ऐशो आराम की चीजें, सोफा चाहिए, महोगनी का लकड़ी चाहिए, सखुआ का लकड़ी चाहिए, शीशम का लकड़ी चाहिए, हमें आम चाहिए क्योंकि आम फल देता है, अमरूद का पेड़ लगाएंगे, पीपल का पेड़ नहीं लगाएंगे, उससे क्या, नीम का पेड़ नहीं लगाएंगे, उससे क्या होता है। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, इसका कारण बता दे रहे हैं कि क्यों ये परंपरा है कि चुड़ैल नीम के पेड़ के पास होती है। मनुष्य उसको भी काटने जा रहा था। तो जो बुद्धिमान और दूरदर्शी थे, देखे कि अरे तो मनुष्य सच में धर्मांध है, ये तो वसुंधरा भोगी है, ये तो मैं पेड़ में काट देगा, जो इसके काम करे तो डरवाया गया, भूत है, चुड़ैल है ना। सही बात है, पीपल में कहा गया काटोगे पाप पड़ेगा, लेकिन अब इंसान चतुर हो गया, कोनो पाप नहीं पड़ेगा, काट। अब देखो क्या हो रहा है कि हम, आप कोई भी देख लो अपने बगीचे में, पीपल का पेड़ नहीं लगा रहा, नीम का पेड़ नहीं लगा रहा, वो क्या लगा रहा है, जिससे उसको लाभ मिल रहा है। तो लाभ वाले पेड़ लगेंगे, बिना लाभ वाले नहीं। लेकिन ईश्वर ने अगर पीपल का पेड़ लगाया था तो सोच समझ कर लगाया था, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करके रखना था, संतुलन बनाए रखना था। तो ये जो पढ़कर आ रहे हो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, हम लोग वसुंधरा भोगी हैं। हम केवल वही पेड़ पर फोकस करें जो हमें कुछ दे रहा है, लेकिन देने वाला असली जो जीवन दे रहा है, पहले जहां देखो वहां पेड़, पीपल, नीम, भरमार। तो पहले के लोग कोई औषधि की आवश्यकता नहीं थी, 200 साल जिंदा रह जाते थे, शरीर नहीं बूढ़ा होता था, पता नहीं चलता था लोगों को बीमारी कुछ होती है। क्यों? शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, और जब ये तीनों शुद्ध है तो फिर कोई औषधि चाहिए ही नहीं। अभी के समय में 200 से 150 पे आए, 150 से 100 पे, 100 से 80 पे, 80 से 70 पे 60। अब तो पता नहीं चल रहा है कि जवानी कब आई, जवानी कब गया, बुढ़ापा कब। राहत इंदौरी एक शेर लिख रहे हैं, आजकल पॉपुलर हो रहा है, कि अचानक फिर से एक बार हमारे पैरों में मोड़ का चक्कर आ गया। अचानक फिर एक बार हमारे पैरों में मोड़ का चक्कर आ गया, और जनवरी बीता नहीं था कि दिसंबर आ गया। पता नहीं चल रहा है कि जनवरी गया कब, दिसंबर आ गया, जवानी गई कब, अब बुढ़ापा आया कब, पता नहीं चल रहा है। ये सब अशुद्धि का परिणाम है, असंतुलन का परिणाम है। हम अपने घर में लगाएंगे एगो नारियल का पेड़ खड़ा करेंगे, उजर रंगेंगे, मनी प्लांट बता, हाँ केला लगाएंगे जो सुंदर लगने वाला है, बस अशोक का वृक्ष लगाएंगे, ऐसे होता है, काट काट कर ऐसे बनाएंगे। यही चल रहा है, मतलब प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ के रखा है। अरे बोलो हाँ। नीचे धरती, पहाड़ों से नीचे उतरिएगा तो वहां पर मिलेगी आपको राशि राशि शस्यों की खाने, भूमि भूमि शस्यों की खाने, फसलों की खाने। इतनी उपजाऊ है कि बीज डालिए और अंकुरण हो जाएगा, फसल ले जाइए घर। वहां कोई भी बीज डालने पर इतना फसल हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि धान और गेहूं को ऐसा याद आ रहा है स्मृति में, अरे यहाँ पर किसी जमाने में हमारे पूर्वज रहा करते थे, इसको याद आ रहा है।
जो फसलें हैं उनको अपने घने जंगल की स्मृति, यानी कि अपने पूर्वजों की याद आ रही। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, अब हम छोटे छोटे वाले हैं, लेकिन थे हमारे पूर्वज, उनको याद करके वो भी लहलहा उठते। देख रहे हैं कितना कितना बढ़िया से लिख रहे हैं। और ऊपर से हम हो गए हैं पढ़ाने वाले, हम और उसको पूर्वज वगैरह तो नहीं लिखा था, हमने पूर्वज लेकर गए। यूं चाहे 700 वर्ष पूर्व ये आक्रमणकारी ने जो जंग के दरवाजे खोल दिए थे तलवारों से काटकर, अब भी वहां पर खोला जा रहा है। एक बार रास्ता बनाया गया था, आज वहां पर हल चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। अभी भी जो धरती के नीचे जो खजाना है उसको अनावृत किया जा रहा है। अनावृत करना का मतलब पर्दा ढका है, हटाया जा रहा है। धरती के नीचे खजाना है, उसको निकाला जा रहा है। कौन सा खजाना? ट्रैक्टर और हल कौन सा खजाना निकालेगा? तो क्या निकलेगा उससे? अनाज, फसल अनावृत किया जा रहा है। कहो हाँ। इस धरती के निवासी दो प्रकार के हैं, प्राचीन भी हैं। ऐसा लग रहा है कि आदि काल से ही यहाँ आने और जाने वाले लोगों का तांता बंधा हो। तांता बंधा मतलब लाइन लगाओ। जंगल से छीनी गई धरती, अब जोतने के लिए चाहिए था पुष्ट हाथ, ताकतवर लोग। तो जंगल से जो खेत छीना गया, उसकी उस पर हल चलाने वाले जो लोग आते थे वो प्रायः बाहर से ही आते थे। पिछले 500-700 वर्षों में इस जगह पर थारू आए, धांगड़, और ये जातियां आकर यहाँ पर बस गई। थारुओं के उद्भव के विषय में कई प्रकार के मत दिए गए हैं। ये थारू लोग अपने आप को ये नहीं मानते हैं। क्या? थारू को कहा जाता है कि ये थार शब्द से आया है, थार मतलब। और दूसरे जो जाति हैं वो हैं धांगड़ों के विषय में कहा जाता है बाबू कि ये 18वीं शताब्दी में लाए गए थे और इनको इसलिए लाया गया था। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ से ये लोग लाए गए, और ये लोग ना वहाँ के इस जातियों के पूर्वज थे। ओराओ, मुंडा, लोहार, इनके वंशज थे। कौन? धांगड़ शब्द का अगर अर्थ निकालिएगा इस भाषा में तो आपको ये मिलेगा। जितना बोल रहा हूँ सब आपका परीक्षा में आने वाला है। ये धांगड़ लोग जो गीत गाते हैं अपना, तो 200 वर्ष पहले इनका हुआ था। ये पूरा धांगड़ उठकर चल दिया था चंपारण की ओर। तो उनके गीत में इस प्रस्थान के बारे में भी बताया गया है। बोलो, जब खेती करना था, किस चीज का? नील एक प्रकार का रंग है। नील की खेती की बारी आई तो जितने अंग्रेज साहब थे और रामनगर के उस समय के जो इन लोगों को लेकर आए यहाँ पर, और कई सालों तक इनको गुलाम बना के रखा। आपस में जब ये लोग मिलते हैं कौन, तो इनकी बातचीत की भाषा, और किसी दूसरों से बात करेंगे तो बस यही तक आज हम आपको समझाएंगे। कल फिर बुलाएंगे। बाय बाय, सी यू टुमारो।